ब्लैक मास्क खत्म हो चुका है और अब एल्फ्रेड ब्रूस का पार्टनर बन चुका है। लेकिन अब ब्रूस के दोस्तों को पता चल गया है कि वो ही बैटमैन है। उनके पास डार्क नाइट के लिए बहुत सारे सवाल हैं और आज हम एब्सोल्यूट यूनिवर्स में बैटमैन की दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक से मिलने वाले हैं। वेलकम टू द एब्सोल्यूट बैटमैन सीरीज। आज हम इशू नंबर 7 और 8 एक्सप्लेन करेंगे, जो है एब्सोल्यूट बैटमैन सीरीज का एब्सोल्यूट जीरो आर्क पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अगर आपने इस स्टोरी के लास्ट 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी चैनल पर जाकर चेकआउट जरूर करो, ताकि अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है आप अपडेट रहो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तंजानिया के जंगलों में एक जीप उछलती कूदती आगे बढ़ रही है। एक छोटा बच्चा विक्टर फ्रीज विंडो से बाहर घूमते जानवरों को देख रहा है। वो पहाड़ों पर जाकर ग्लेशियर के अंदर अपने फादर के रिसर्च को देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, लेकिन उसके फादर कहते हैं, बर्फ के अंदर भी लाइफ छुपी होती है विक्टर, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। पर विक्टर के साथ कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उनमें से खून आंसू की तरह बहने लगता है। अब प्रेजेंट में गौतम सिटी में रात के आसमान से बर्फ गिर रही है। कुछ दोस्तों का ग्रुप एक मेमोरियल बिल्डिंग के पास इकट्ठा हुआ है अपने एक दोस्त को फेयरवेल देने के लिए। तो कौन शुरू करेगा? ओजी, तुम उसे सबसे ज्यादा जानते थे। लेकिन ओजी सिर हिला देता है और हार्वी इस तरफ इशारा करता है। सब लोग माचिस जलाते हैं और उसे मेमोरियल में डालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे बचपन में खेलते थे। एक खेल जिसमें उनका दोस्त मिचेल मैक्समेलोन हमेशा सबसे अच्छा था। उसे आखिरी बार किसने देखा? तभी एक आवाज सुनाई देती है, मैंने। सब मुड़कर देखते हैं। मैं उसे आखिरी बार मिला था। ब्रूस शैडो से बाहर आता है। अब स्टोरी एक हफ्ता पीछे जाती है। ब्रूस शहर में चल रहा था। ब्लैक मास और उसके पार्टी एनिमल्स के खत्म होने के बाद गौतम सिटी में मार्शल लॉ लागू हो चुका था। मेयर ने भारी हथियारों से लैस पुलिस फोर्स तैनात कर दी थी शहर की सुरक्षा के लिए, बैटमैन जैसे लोगों से। ब्रूस आर्म्ड कॉप्स के पास से गुजरता है। आसमान में ड्रोन्स उड़ रहे हैं और विजिलेंटी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ब्रूस शांत है। एल्फ्रेड पेनीवर्थ ने उसके घावों को भरा था और कहा था कि उसे आराम की जरूरत है। तभी ब्रूस हार्बर के बीच बने एक सीक्रेट फैसिलिटी आर्कहेम की तरफ देखता है। उसे अंदर घुसना है, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जो फेक पेपर्स बनाने में माहिर है। ब्रूस, क्या ये तू है? मैक्समेलोन आगे बढ़ते हुए कहता है। ब्रूस मुस्कुराता है और हाथ मिलाता है, लेकिन मैक्स जल्दी से उसे किनारे खींच लेता है। चलते हुए बात करो दोस्त। वो फुसफुसाता है। दोनों चलते हुए बात करने लगते हैं। मैक्स बताता है कि उसने ब्रूस के लिए पेपर्स तैयार कर दिए हैं, लेकिन उसने खुद भी पेपर्स बनाकर उस आइलैंड पर काम शुरू कर दिया है। ब्रूस शॉक में फुसफुसाता है, तुमने क्या किया? उसे समझ नहीं आता कि उसने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैक्स ऐसा कर सकता है। बचपन से ही वो हमेशा दूसरों के लिए खुद को खतरे में डाल देता था। मैक्स हल्की मुस्कान देता है। वहाँ कुछ बहुत अजीब चल रहा है। वो जगह किसी जेल से भी बदतर है और लोग ऑलरेडी वहाँ भेजे जा रहे हैं। वो जगह चालू हो चुकी है। फिर वो अपना फोन निकालकर ब्रूस को देता है। मैं कल वापस जा रहा हूँ, लेकिन ये तू रख ले। ब्रूस कुछ कह नहीं पाता। मैक्स उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई, सच में। मुझे तुम सबकी याद आती है। क्राइम एली लाइफ, राइट? फिर अचानक उसका गला रुकने लगता है। ब्रूस मुड़कर शॉक में देखता है। मैक्स के शरीर के पोर्स और कानों से खून बहने लगता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का सारा खून एक साथ फटकर बाहर निकल आया हो। ब्रूस दर्द में उसे देखता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अगर वो बॉडी के साथ पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो जल्दी से फोन उठाता है और वहां से भाग जाता है। वापस एले में ब्रूस अपने दोस्तों को बताता है कि मैचेस किसी केमिकल वेपन की वजह से मरा। उसके फोन में कुछ क्लूज हैं। मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये किया, मैं वादा करता हूँ। लेकिन उसके दोस्त गुस्से में आ जाते हैं। तुझे हमें पहले बताना चाहिए था कि तू ही बैटमैन है। हमने सोचा था तू मर चुका है। आखिरी बार हमने तुझे ओजी के प्लेन से कूदते देखा था। ब्रूस सिर झुका लेता है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे तुम सबको इससे दूर रखना चाहिए था। लेकिन उसके दोस्त डिसएग्री करते हैं। वो बताते हैं कि ब्रूस ने खुद को बैटमैन बनाने के लिए हर एक दोस्त से कुछ न कुछ सीखा था। फिर ब्रूस मुड़कर चला जाता है। मुझे वापस काम पर जाना है। बाद में ब्रूस मैचेस के फोन की जांच करता है। क्लूज उसे आर्कहेम के रिसर्चर्स की लिस्ट तक ले जाते हैं। उनमें एक नाम खास है, विक्टर फ्रीज, वीकॉर कॉर्पोरेशन का मालिक। ब्रूस पता लगाता है कि उनके हेडक्वार्टर्स इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं कि पूरा सिटी ब्लॉक रोशन हो सकता है।
उस रात बैटमैन फिर से शिकार पर निकलता है। बर्फीला तूफान आसमान में घूम रहा है। बैटमैन अपने विंग्स के साथ ग्लाइड करता है। उसे पता है कि स्टॉर्म की वजह से ड्रोन्स उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर साथ नहीं देती। तूफान अचानक रुक जाता है और पुलिस ड्रोन्स उसे स्पॉट कर लेते हैं। बैटमैन नीचे डाइव करता है, अपनी केप के क्लॉथ से रेल ट्रैक्स पकड़कर ड्रोन से बच निकलता है। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस एक्टिवेट होता है। ब्रूस, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। एल्फ्रेड की आवाज आती है। बैटमैन एक और ड्रोन अटैक डॉज करते हुए पूछता है, क्या पता चला? एल्फ्रेड बताता है कि मैचेस को मारने वाला कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं था, बल्कि एक बैक्टीरिया था। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना यूके में और ना ही WHO में। ब्रूस चौंक जाता है, फिर वो आया कहां से? तभी दो पुलिस ऑफिसर्स उसे स्पॉट कर लेते हैं। बैटमैन अपनी केप के क्लॉथ से एक ऑफिसर को खींचकर दूसरे पर फेंक देता है। एल्फ्रेड कहता है, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखो बच्चे। बैटमैन बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। अंदर पहुंचकर ब्रूस सिविलियन क्लॉथ्स पहन लेता है और खुद को पावर कंपनी इंस्पेक्टर बताता है। वी कॉप्स के ऑफिस में उसे प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स बर्फ में जमे हुए दिखाई देते हैं। वो ग्लास पर हाथ रखकर उन्हें ध्यान से देखता है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये असली हैं, तो हाँ, ये असली ही हैं। एक आवाज पीछे से आती है। एक ब्लॉन्ड साइंटिस्ट सामने आता है। ये मैमथ यूकोन से है, टाइगर साइबेरिया से और बीटल चीले से। वो मुस्कुराता है। ब्रूस कैजुअली पूछता है, क्या विक्टर और नोरा फ्रीज अब भी यहाँ ओवरसी करते हैं? साइंटिस्ट कुछ पल रुकता है, फिर दीवार पर बटन दबाता है। दीवार हट जाती है और अंदर क्रायोजेनिक टैंक में विक्टर और नोरा फ्रीज के जमे हुए शरीर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे दर्द से विकृत हैं। मैं उनका बेटा हूँ, विक्टर जूनियर। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स ने टर्मिनल डिजीज वाले लोगों को फ्रीज करने के लिए वी कॉप्स बनाया था। उम्मीद थी कि फ्यूचर में इलाज मिल जाएगा। ब्रूस पूछता है, क्या किसी को रिवाइव भी किया गया? विक्टर ग्लास पर हाथ रखता है। मुझे एक रेयर टर्मिनल डिसऑर्डर था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्रीज कर दिया। ब्रूस धीरे से कहता है, तो बर्फ ने तुम्हें बचा लिया? विक्टर उदास होकर सिर हिलाता है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि दर्द नहीं होगा। जब मैं जागूंगा, दुनिया बेहतर होगी। फिर उसकी आवाज बदलने लगती है, ठंडी, कठोर, डरावनी। उसकी स्किन ग्रे होने लगती है, वेन्स नीली हो जाती हैं, आंखें लाल चमकने लगती हैं। मैंने सब महसूस किया, हर पल। बर्फ पीसती है, मरोड़ती है। आइस कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये दर्द है। उसका शरीर एक मॉन्स्टर बन जाता है। बर्फ से राक्षस पैदा होते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे। विक्टर ब्रूस की तरफ बढ़ता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। उसकी ग्रिप कसती जाती है। अब चलो एक ठंडी दुनिया में। और इसी के साथ एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 7 खत्म होता है। आखिरकार हमें इस यूनिवर्स का एब्सोल्यूट विक्टर फ्रीज देखने को मिला। और सच कहूं तो आगे क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। तो चलो अब हम चलते हैं पार्ट 2 इशू 8 पर। विक्टर फ्रीज की उंगलियां ब्रूस की टांग को कसकर पकड़ लेती है और वो उसे कॉरिडोर में घसीटते हुए ले जाता है। ब्रूस अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं है और आंखें नहीं खोल पा रहा है। उसके दिमाग में कुछ यादें आने लगती हैं। वो अपने दोस्त के साथ मैचेस मेलॉन के मेमोरियल पर खड़ा है। ब्रूस उनसे मुड़कर अकेले मिशन जारी रखने वाला है, लेकिन वेलन उसका कंधा पकड़ लेता है। भागने के बारे में सोचना भी मत ब्रूस, इस बार तुम इससे बच नहीं पाओगे। वेलन उसे वार्निंग देता है। फ्रीज एक मोड़ पार करके ब्रूस को मेन चैम्बर में घसीटता है। फिर वो रुककर पीछे मुड़ता है। ठीक है मिस्टर पेनीवर्थ, या जो भी तुम्हारा नाम है, अब तुम्हें तैयार करते हैं। फ्रीज झुकता है, लेकिन अचानक ब्रूस उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। फ्रीज बस मुस्कुराता है और धीरे से उसका हाथ हटा देता है। आराम से। वो फुसफुसाता है। जब ब्रूस दोबारा होश में आता है, वो खुद को एक स्टेसिस ट्यूब के अंदर बंधा हुआ पाता है। विक्टर पास खड़ा मशीन को सिस्टम से कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, उम्मीद है तुम्हारा आराम अच्छा रहा होगा, क्योंकि ठंड में तुम्हें नींद नहीं मिलेगी। विक्टर अपनी खून जैसी लाल आंखों से ब्रूस को घूरता है। वो बाकी स्टेसिस ट्यूब की तरफ इशारा करता है। इनमें गौथम के एलीट लोग हैं। वो सोचते थे कि ठंड उन्हें उनके पापों और दर्द से बचा लेगी। दूसरी तरफ पहुंचकर
सब माफ हो जाएगा। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। लेकिन बर्फ सेल्वेशन नहीं है, ये उन यादों का रूप है जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। ये वेंजेंस है। विक्टर स्विच ऑन कर देता है। ब्रूस ऊपर देखता है, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। फ्रीजिंग लिक्विड उसके ट्यूब में भरना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो लिक्विड उसकी स्किन को छूता है, ब्रूस दर्द से चीख उठता है और उसे लगता है जैसे उसकी स्किन जल रही हो। विक्टर सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाता है। ये लिक्विड इतना ठंडा है कि हाइपोथर्मिया तुम्हारी नर्व्स को कंफ्यूज कर देता है और तुम्हें लगता है जैसे तुम जल रहे हो। वो दरवाजे की तरफ चलते हुए कहता है, इसीलिए जो लोग ठंड से मरते हैं वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं। चिंता मत करो, जल्द ही दर्द गर्म या ठंडे से भी आगे चला जाएगा। वो चैम्बर की लाइट्स बंद कर देता है। अब ब्रूस अंधेरे में डूब चुका है। पहले 30 साल तक तुम्हें सिर्फ मौत चाहिए होगी, लेकिन उम्मीद है कि मेरी तरह तुम भी इस दर्द को स्वीकार कर लोगे, शायद उससे प्यार भी करने लगो। विक्टर बाहर निकल जाता है। अंधेरे में ब्रूस की यादें फिर लौटने लगती हैं। वो एली में अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। वेलन उसका कंधा पकड़ता है, लेकिन ब्रूस उसे झटक देता है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं, ब्रूस गुस्से में कहता है। लेकिन अब बाकी दोस्त भी इकट्ठा हो चुके हैं। वेलन गुस्से में उसकी तरफ इशारा करता है। अगर तुम अभी चले गए तो तुम मैचेस से बेहतर नहीं होगे, तुम डरपोक लगोगे, और हाँ, बैटमैन भी। ब्रूस शॉक में उसे देखता है, फिर गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रूस टेसिस टैंक के अंदर अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने उसका अतीत घूमने लगता है। गौतम की यादें, बचपन की यादें, उसके पिता को गोली मारने वाला आदमी। उसके शरीर की हर सेल दर्द से चीख रही है। उसका दिमाग दर्द में डूब चुका है। वेलन उसे पंच मारता है। औजी ने हमें सब बता दिया ब्रूस। तुम ब्लैक मास्क के पीछे अकेले निकल गए, बिना किसी एस्केप प्लान के उस बोट पर चढ़ना पागलपन था। फिर वो ब्रूस को जमीन पर गिरा देता है। मैचेस हमेशा डर लेता था क्योंकि वो खुद को गिल्टी महसूस करता था। उसे लगता था कि उस दिन जू में तुम्हारे फादर की मौत उसकी वजह से हुई। ब्रूस उसे घूरता है, लेकिन वेलन हाथ आगे बढ़ा देता है। और तुम भी गिल्टी फील करते हो क्योंकि जू ट्रिप का आइडिया तुम्हारा था। ब्रूस का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। वेलन मुस्कुराता है। अभी खत्म नहीं हुआ ब्रो, उठो। ब्रूस टैंक के अंदर अपनी उंगलियां मोड़ता है। उसके हाथ का काश टूट जाता है और अंदर छुपा हुआ बैटरैंग लॉन्चर दिखाई देता है। टैंक लगभग भर चुका है। ब्रूस फिर फ्लैक्स करता है। बैटरैंग ग्लास से टकराता है, क्रैक पड़ जाता है। एक और शॉट, एक और क्रैक। आखिरी बार ब्रूस पूरी ताकत से फ्लैक्स करता है। बैटरैंग उड़ता है और ग्लास टूट जाता है। उसी समय फ्रीज अपने कंसोल पर झुका हुआ है। स्पीकर से उसका एम्प्लॉयर पूछता है, कैसे? विक्टर स्क्रीन देखते हुए जवाब देता है, ये एक बैक्टीरियम है जो 1 लाख साल पहले खत्म हो चुका था। मेरा स्नोफॉल और उन क्रिस्टल्स के मार्कर्स, जिस किसी की स्किन इसके संपर्क में आई है, उसकी पूरी जेनेटिक प्रोफाइल अब तुम्हारे सिस्टम में होनी चाहिए। कुछ पल बाद स्पीकर से आवाज आती है, बहुत अच्छा, अब मेरे पास गौतम के 92% लोगों की जेनेटिक प्रोफाइल्स हैं। फिर वो पूछता है, मेलोन वाले आदमी की वजह से कोई परेशानी हुई? विक्टर मुस्कुराता है, नहीं, वो कोई खास नहीं था। मुझे नहीं लगता कोई और यहाँ आएगा। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा टूटकर खुल जाता है। विक्टर मुड़ता है और सामने बैटमैन खड़ा होता है। बैटमैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रीज हंसता है। बैटमैन हल्की मुस्कान देता है। वो अपना गॉन्टलेट उठाता है जिसमें फ्लेम थ्रोवर लगा हुआ है। सुना है तुम्हें दर्द पसंद है? और वो फ्लेम एक्टिवेट कर देता है। फ्रीज एक डरावनी चीख निकालता है और अपनी मॉन्स्टर्स लिम्स फैलाकर बैटमैन पर झपटता है, लेकिन बैटमैन पीछे हटकर उसके चेहरे पर आग मारता है। फ्रीज दर्द से चिल्लाता है। ब्रूस बहुत धीरे मूव कर रहा है। उसका खून वेन्स में कीचड़ जैसा महसूस हो रहा है। वो अपनी केप से हमला करता है, लेकिन फ्रीज बहुत तेज है। उसकी बॉडी अटैक के बीच से निकल जाती है और वो सीलिंग पर चढ़ जाता है। अचानक वो बैटमैन का चेहरा पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है। कंक्रीट टूट जाता है। बैटमैन लड़खड़ाता हुआ उठता है। बस इतना ही, वो चिल्लाता है। फ्रीज वापस अपने कंसोल पर जाता है और कुछ बटन्स दबाता है। फिर वो स्टेसिस टैंक की तरफ इशारा करता है। नाइस,
लगता है तुम्हें भी दर्द पसंद है। देखो, तुम अकेले नहीं हो। टैंक्स खुलने लगते हैं, उनमें से नीले सूखे हुए शरीर बाहर निकलते हैं। वो कभी इंसान थे, अब वो मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और वो सब बैटमैन पर टूट पड़ते हैं। बैटमैन मजबूरी में लड़ता है, उसके पंचेस उन नाजुक बॉडीज को तोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। वो उसे पकड़कर चीरने की कोशिश करते हैं। बैटमैन के चेहरे पर नाखून चलने लगते हैं और उन मॉन्स्टर्स के पीछे फ्रीज मुस्कुरा रहा है। कम ऑन, हार मत मानो, मैं यही हूँ। फिर ब्रूस की यादें लौटती हैं। वेलन उसे देखता है और पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो? वो धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता मरना नहीं चाहते थे। उनकी मौत ने उन्हें हीरो नहीं बनाया, उनकी जिंदगी ने बनाया। वेलन मेमोरियल की तरफ मुड़कर मैच चलाता है। तुम इसे खुद को क्रश नहीं करने दे सकते। हम सर्वाइवर्स हैं, इसलिए बैटमैन को भी सर्वाइवर बनना होगा। बाकी दोस्त भी सहमति में सिर हिलाते हैं। वेलन फिर पूछता है, तो बताओ, क्या तुम मरना चाहते हो? बैटमैन सिर हिलाता है, नहीं। वो मॉन्स्टर को धक्का देकर हटाता है और दीवार की तरफ भागता है। फिर पूरी ताकत से छलांग मारता है। वो कंक्रीट तोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तेज हवा उसके पास से गुजरती है। बैटमैन अपनी केप बिल्डिंग में घुसा देता है और वो उसे गिरने से रोक लेती है। अब वो उल्टा लटका हुआ है, सांसें संभालते हुए। आखिरकार वो वेलन को कॉल करता है। वो उसे फ्रीज और बर्फ में मौजूद किसी चीज के बारे में वार्न करना चाहता है, लेकिन वेलन फोन नहीं उठाता। उसी रात वेलन अपने जिम में लौट रहा होता है, लेकिन अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। सूट पहने कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। उनमें से एक टैबलेट देखते हुए कहता है, परफेक्ट स्पेसिमेन, इसे आर्कैम ले चलो। और इसी के साथ एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 8 भी खत्म होता है। ब्रूस मिस्टर फ्रीज से बच निकला है, लेकिन अब वेलन कैप्चर हो चुका है और उसे आर्कैम में ले जाया जा रहा है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना होगा, जो स्टोरी को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करें। टेक केयर।